हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट किया था। देखना भाई ध्यान से। लास्ट टर्न पर अपन ने जो हेडिंग स्टार्ट करी थी वो था बेटा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। और प्रकाश के अपवर्तन में हमने क्या देखा था, एक बार पॉइंटों को मैं रिवाइज करवाता हूँ लास्ट क्लास को, कि अपवर्तन के लिए दो माध्यम होने चाहिए। पहली बात तो ये है आपका माध्यम नंबर 1 और ये है माध्यम नंबर 2। इस सतह को हमने नाम दिया है अपवर्तक सतह, ठीक है ना। इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक n2 है। माध्यम जब अलग अलग हो जाएगा तो उसका अपवर्तनांक अलग अलग हो जाएगा। अपवर्तनांक अलग अलग होने से बेटा चाल अलग अलग हो जाएगी, b1 और b2। यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई तो जो किरण आती है उसका नाम है आपतित किरण, ये है अभिलंब। तो प्रकाश किरण को बिल्कुल सीधा निकलना चाहिए था, पर जैसे ही प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। या तो अभिलंब की ओर मुड़ सकती है या अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस घटना को आपने नाम दिया था प्रकाश का अपवर्तन। ये वाला कोण हमने I नाम दिया आपतन कोण, और ये वाला कोण हमने R नाम दिया अपवर्तन कोण। डेफिनेशन क्लियर है ना, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर मूल दिशा से विचलित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन का दो नियम पढ़े अपन ने। पहला जो नियम था वो था साइन I बटे साइन R बराबर कांस्टेंट। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। और दूसरा नियम था आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होती हैं। अपवर्तन का मूल कारण क्या बताया मैंने आपको, कि जब बेटा प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तनांक अलग होने से उनकी चाल परिवर्तित हो जाती है, जो कि अपवर्तन का मूल कारण है। फिर मैंने आपको चाल के बारे में 2-3 पॉइंट बताए, अपवर्तनांक याद करवाए, माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ाया। क्लियर। उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं, सुनना आप ध्यान से। बात करेंगे आज अपवर्तन के कुछ बिंदुओं पर ही, है ना। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों आप, अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं। सुनना ध्यान से। बात करेंगे बेटा अपन अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं की, कुछ फिनोमिनास ऐसे देखेंगे अपन जिनमें अपवर्तन होता है, ठीक है ना। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली घटना है बेटा तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब सुनना आप ध्यान से। आपने सुना होगा, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के एग्जाम में, कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है, तो आपका निस्संदेह जवाब क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। थोड़ा क्लियर करते हैं इस पॉइंट को बच्चे, ध्यान से देखना कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अच्छे से देखना आप ध्यान से। देखिए, ये हमारी अर्थ है, ऐसा मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। बहुत सारी परतें हैं वायुमंडल के अंदर, अलग अलग परतें हैं ये, ठीक है ना। और तारे बहुत दूर हैं, स्टार्स काफी दूरी पर है। अब सुनो ध्यान से, तारा, ये पृथ्वी है और ये तारे हैं। अब जब तारों से प्रकाश किरण आती है पृथ्वी तक,
तारों से प्रकाश किरण जब पृथ्वी तक आती है ना बेटा, तो जैसे प्रकाश किरण इधर चल के आई, अब चूंकि वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं और विभिन्न परतों का अपवर्तनांक अलग अलग है, अपवर्तनांक अलग अलग है। वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं, सभी का अपवर्तनांक अलग अलग है। अब जैसे प्रकाश किरण आई तो जैसे ही एक लेयर से दूसरी लेयर में जाएगी, इसका अपवर्तन होगा, या तो ये अवलंब से दूर हटेगी या और मुड़ेगी, थोड़ा ऐसे 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 ऐसे, फिर ये पृथ्वी तक पहुंचती है, प्रेक्षक तक पहुंचती है। मेरी बात समझना आप ध्यान से, वापस समझिएगा एक बार, कि तारों से जो प्रकाश किरण आ रही है, क्या इसे वायुमंडल की बहुत सारी परतों से गुजरना होगा? मैं बताना चाह रहा हूं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कि जब तारों से कोई प्रकाश किरण आती है तो उसे वायुमंडल की बहुत सारी परतों से गुजरना होगा। सभी परतों के अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, तो बेटा बार बार इसका अपवर्तन होगा। मतलब प्रकाश किरण का वायुमंडल की परतों से बार बार क्या होगा? अपवर्तन। अब अपवर्तन होगा तो जो प्रकाश किरण आप तक आएगी ना, पहली बात तो प्रकाश किरण हिलती हुई पहुंचती है। प्रकाश किरण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण प्रेक्षक तक हिलती हुई पहुंचती है, हिलती हुई पहुंचती है। अब ये अधूरा रीजन है, ध्यान से सुनना, ये अधूरा आंसर है। कि आपसे कोई पूछे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपका जो एक नंबर का जवाब होगा वो होगा बेटा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या जवाब होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वायुमंडल की बहुत सारी परतों से प्रकाश का अपवर्तन होगा। मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो प्रकाश किरण तारों से आई है वो प्रेक्षक तक कैसी पहुंचती है? हिलती हुई। इतना अगर पढ़ा जाए तो बच्चे के दिमाग में डाउट आता है, सर चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता है? भाई तारे तो टिमटिमाते हैं, मेरी बात सुन ध्यान से। तारे क्यों टिमटिमाते हैं एक नंबर में पूछ सकता है, तो इसका जवाब तो आ गया वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन का अर्थ क्या है वो मैं आपको समझा दिया है कि जब तारों से प्रकाश किरण पृथ्वी तक पहुंचती है तो उसे वायु की विभिन्न परतों से गुजरना होता है, जिनके अपवर्तनांक अलग अलग हैं। तो कभी विरल में गई, कभी सघन में गई, तो कभी दूर हटी, तो कभी अभिलंब की ओर मुड़ी। ऐसे करती हुई प्रकाश किरण तारों से प्रेक्षक तक हिलती हुई पहुंचती है, और हिलती हुई जब प्रकाश किरण पहुंचती है तो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। फिर सवाल पैदा हुआ, सर चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता? चंद्रमा का भी तो ये नियम लागू होता है, चंद्रमा से आने वाली किरण भी तो वायुमंडल की परतों से बार बार अपवर्तित होकर पहुंचती है। हाँ या ना? बेटा दो रीजन है इसमें। चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है ना वो आंख में रेटिना पर बड़ा बनता है और तारों का छोटा सा बनता है। दो रीजन एक साथ जॉइंट करने पड़ेंगे कि तारे बहुत दूर हैं जिससे इनका प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है, एक नंबर बात तो। और प्रकाश किरण को वायुमंडल की बहुत सारी परतों से गुजरना होगा, इसलिए प्रकाश किरण हिलती हुई आती है। प्रतिबिंब छोटा है, किरण हिलती हुई आ रही है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। यह मूल कारण है किसका? तारों के टिमटिमाने का। वापस ध्यान से देखना बोर्ड में भैया एक बार आप। क्या हेडिंग थी? हेडिंग है अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, और अपवर्तन पर आधारित पहली घटना है बेटा तारों का टिमटिमाना। मैं लिख रहा हूं, आप सुन लेना, स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में नोट कर लेना, भले कोई दिक्कत नहीं, पर पहले सुनना बेटा। पहला नंबर बात तो कि तारे स्टार्स पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर हैं, अतः इनका प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है। अधिक दूरी है तारों की, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बिंदुवत बनता है। एक नंबर पॉइंट तो आप दिमाग में ये रखो
कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूर हैं, इसलिए इनका प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है। हाँ या ना? अगला पॉइंट, तारों से आने वाली प्रकाश किरण को वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरना होता है। तारों से आने वाली प्रकाश किरण को वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरना होता है, जिनके अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। या इस सेंटेंस को तो अपन एक बना सकते थे कि तारों से आने वाली प्रकाश किरण को अलग अलग अपवर्तनांक वाली वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरना होता है। अब तो कैसे लिख लो, एक नंबर पॉइंट तो हो गया कि तारे पृथ्वी से कैसे हैं, बहुत अधिक दूर हैं, जिससे इनका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बिंदुवत बनता है। तारों से आने वाली प्रकाश किरण को वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरना होता है, जिनमें प्रत्येक के अपवर्तनांक कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिससे प्रकाश किरण का बार बार अपवर्तन होता है, जिससे प्रकाश किरण का बेटा बार बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरण हिलती हुई प्रतीत होती है, हिलती हुई प्रतीत होती है। तो एक रीजन तो क्या गया कि प्रतिबिंब बिंदुवत बन रहा है दूरी अधिक होने के कारण, और दूसरा क्या आ गया कि किरण हिलती हुई प्रतीत हो रही है। अब दोनों बातों को मिला दीजिए। अतः तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। याद रखना, तारे वास्तव में नहीं टिमटिमाते, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब आपसे कोई ये पूछे कि बेटा चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता है, तो आप जवाब दे पाओगे क्या कि चंद्रमा से आने वाली किरण वायुमंडल से अपवर्तन तो हो रहा है, पर दूरी ज़्यादा ना है, मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अच्छा, इसमें एक लाइन और लिख सकते हो आप मेन आंसर में, लास्ट में सुनना। अतः प्रकाश, ऐसे लिखिए आप इसी किरण का मेन आंसर तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन। एक लाइन में आ जाए, एक नंबर का आ जाए तो आपको ये जवाब देना है बेटा, मेन आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन। अतः प्रकाश किरण का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और वायुमंडलीय अपवर्तन क्या चीज़ है वो आपको समझ में आ गया ना, कि वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरना होगा जिनमें अपवर्तनांक अलग अलग हैं, तो बार बार अपवर्तन होगा, है ना। प्रकाश किरण का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। नोट करिए, बात कर रहे हैं अपन अपवर्तन पर आधारित घटनाओं की भैया, है ना। तो पहला पढ़ा है अपन ने तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इनका प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है, और तारों से आने वाली प्रकाश किरण को वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरना होगा, बार बार अपवर्तन होता है, जिससे हिलती हुई किरण पहुंचती है भैया।
तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें आप चाहें तो, है ना, मैं आगे लिखता हूँ, समय नहीं बिगाड़ेंगे बेटा लिखने में टाइम नहीं बिगाड़ेंगे ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आराम से लिख लेना। पहला हो गया तारों का टिमटिमाना। दूसरा सुन बेटा, ठीक है, अब सुन ध्यान से। एक घटना हो गई तारों का टिमटिमाना। दूसरी घटना देखना आप, अपवर्तन पर आधारित घटनाओं की बात करेंगे आज अपने, है ना। दूसरा फिनोमेना देखिए, जल से भरे हुए पात्र का तल मतलब पैंदा, उठा हुआ महसूस होना या दिखाई देना। आप सुनना ध्यान से, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, सुनिएगा ध्यान से। जल से भरे हुए पात्र का तल उठा हुआ दिखाई देना। बेटा देखो, आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप महसूस कर लोगे। सुनना ध्यान से कि अपन एक बर्तन लें, ये वाला बर्तन ले लेते हैं, और यहां तक इसमें जल भरा हुआ है। देखिए, इस पात्र में जल भरा हुआ है, तो जल की ये जो गहराई है, ये वाली जो गहराई है बेटा, ये वास्तविक गहराई होगी। कुछ मान लीजिए h मान लो इसको, चलो h वास्तविक गहराई है जो बर्तन की गहराई होगी। पर जब आप देखोगे, आपने देखा होगा कि अगर आप एक बाल्टी भर के रख दो पानी की, तसला टब होता है ना, टब को पानी से भर के रख दो, आप बिल्कुल ऊपर जाकर देखोगे, इस बर्तन को ऊपर से देखोगे तो महसूस नहीं होगा, थोड़ा साइड से देखना आप इस तरीके से, तो आप देखोगे कि जो टब है ना उसका पैंदा थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। एक्चुअल में खाली बर्तन को देख लेना एक बार, तो ढंग से साइड में रखना, लंबत मत देखना। मैं रीजन बताऊंगा क्यों लंबत नहीं देखना है। आपने दूर रखा हुआ है टब पानी से भरा हुआ है, पहले आप उसकी वास्तविक गहराई देख लो, अच्छा इतना गहरा है, ठीक है, फिर आप उसको पानी से भर दो और फिर आप देखो, आपको लगेगा कि उसका पैंदा थोड़ा उठ गया है, वास्तव में तो नहीं उठता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। तो वही मैंने हेडिंग बनाई है, आप समझते हैं ध्यान से, थोड़ा सा तरीके से लिखता हूँ ना, प्रतीत भी शब्द जोड़ देते हैं। सेकंड को आप ऐसे लिखिए, जल से भरे पात्र का तल उठा हुआ प्रतीत होना, उठा हुआ प्रतीत होना। सुनना बहुत ध्यान से, जल से भरे हुए पात्र का तल उठा हुआ प्रतीत होना। अब देखो होगा क्या बेटा, पात्र में अपने ये बिंदु मान लिया, अब सुनना ध्यान से, बाहर तो वायु है जिसका अपवर्तनांक आप n1 मान लो, और अंदर पानी ले लेते हैं, पानी बेटा जिसका अपवर्तनांक n2 मान लो। आपको पता है पानी का अपवर्तनांक 1.33 4/3, पर समझने के लिए मैं n1 और n2 ले रहा हूं। अब सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण लंबवत आती है, देखो लंबवत वाली घटना में मैंने आपको परावर्तन में पढ़ाया था बेटा, याद हो तो देखना कि एक परावर्तक सतह है, पॉलिश कर दी ना आपने, और अगर कोई किरण लंबवत आती है तो ये आपतित किरण है और यही आपका अभिलंब है। आपतित भी यही है, अभिलंब भी यही है, तो प्रकाश किरण टकराने के बाद इसी पथ से वापस लौट जाएगी। इस स्थिति में कोण I का मान भी 0 है और कोण R का मान भी कितना आ जाएगा बेटा, 0 परावर्तन में। ऐसी ही घटना एक अपवर्तन में भी होती है। ये अपवर्तक तल है, ऊपर n1 अपवर्तनांक है, नीचे n2 अपवर्तनांक है, और अगर कोई किरण लंबवत आती है ना बेटा, लंबवत, तो वो सीधी बाहर निकलती है। सुनना बहुत ध्यान से, लंबवत वाली घटना में अपवर्तन नहीं होता, कोण I 0 है, R भी 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ, अगर कोई किरण सतह के लंबवत आती है ना,
अपवर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी, पर जब कोई किरण लंबवत आती है, जब कोई प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आती है ना, तो बिना मुड़े सीधी बाहर निकल जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप यहां अप्लाई करता हूं इस चीज को। ये प्रकाश किरण आपतित हो गई ना, अरे आने वाली आपतित है, चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए। ये तल का काम कर रहा है, अपवर्तक सतह का। ऊपर वायु है, नीचे पानी है, बिल्कुल ठीक है। तो जो लंबवत आई है ना, वो तो सीधी बाहर निकल जाएगी, हाँ या ना। इसलिए जब आप उसको लंबवत देखते हो, तब नीचे रखा हुआ है, यूं देखते हो ना बिल्कुल लंबवत, तो एक्चुअल जगह पर ही दिखाई देगा आपको पैदा। पर बेटा अगर आप साइड से देख रहे हो, तो जो किरण साइड से आएगी, अब सुन ध्यान से, इस जगह पर अपवर्तन होगा। इसमें अपवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लंबवत आपतन था। अपवर्तन होगा तो आपको अभिलंब चाहिए। अच्छा, अब प्रकाश किरण सोच ढंग से, पानी से वायु में जा रही है। अब देखो, वायु का अपवर्तनांक ऑलमोस्ट 1 होता है बेटा, और पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। तो आप सघन और विरल समझ गए होंगे शायद है। पानी सघन माध्यम है और वायु कैसा माध्यम है? विरल। और जब सघन से विरल में गया, रफ्तार बढ़ गया होगा, अविलंब से दूर हट जाएगा, सीधा ना जाकर अविलंब से कुछ ऐसे जाएगा, इस तरीके से। अब देखो, ये किरण आगे तो मिलने से रही, प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा? जहां दो अपवर्तित किरणें काटेंगी। परावर्तन में परावर्तित काटती थी, वहां प्रतिबिंब बनता था। तो देख, एक अपवर्तित तो ये वाली है और दूसरी अपवर्तित ये वाली है। आगे तो काटने से रही, पीछे बढ़ा इस जगह पर। क्या किरणें काटती हुई प्रतीत होंगी? जो ऑब्जेक्ट वास्तव में यहां रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब यहां नजर आएगा। तो आपको इसकी गहराई है ना, यहां से और यहां तक नजर आएगी। H डैश मीन्स आभासी गहराई। मेरी बात समझ ध्यान से। जो वास्तव में H पर था, वो H पर ना दिखाई देकर कहां दिखाई देगा? H डैश पर। दोबारा समझाता हूं और समझ एक बार, फिर लिखा देंगे इस चीज को। क्या क्या कहानी थी बेटा? पहली घटना तो थी तारों का टिमटिमाना। 2 रीजन थे, तारे बहुत दूर है, प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है। तारों से आने वाली प्रकाश किरण को वायुमंडल की अलग अलग परतों से गुजरना होगा, जिनके अपवर्तनांक अलग अलग हैं। तो बार बार इसका अपवर्तन होगा, कभी मुड़ेगी, कभी दूर जाएगी, हिलती हुई पहुंचती है और बिंदुवत है, इसलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। दूसरी घटना है जल से भरे पात्र का तल उठा हुआ प्रतीत होना। उसमें क्या समझाया हमने कि ये कोई पात्र है बेटा जिसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक पात्र की वास्तविक गहराई है H। याद रखना, H वास्तविक गहराई है। अब मैंने यहां पर कोई बिंदु नोट कर लिया, तो जो किरण लंबवत आई वो तो सीधी निकल गई, क्योंकि लंबवत वाली घटना में अपवर्तन नहीं होता है, अभी समझाया था। और जो किरण एक कोण पर आएगी बेटा, लंब डाल दिया अपन ने यहां पर। अब चूंकि पानी से वायु में जा रही है, सघन से विरल में, सीधी ना जाकर अविलंब से दूर हट जाएगी और पीछे बढ़ा देंगे तो यहां मिलती हुई प्रतीत होगी। ये है H डैश। अब बात करेंगे H और H डैश में संबंध की। पहले एक बार इसको नोट कर लेना, उसके बाद तो आप इसको नोट करिए ध्यान से। हेडिंग लगाने बच्चों, जल्दी से हेडिंग लगाइए। अपवर्तन पर आधारित दूसरी घटना की बात कर रहा हूं मैं। जल से भरे हुए पात्र का तल उठा हुआ प्रतीत होना। देखिए, यहां देखें, डायग्राम बनाए पहले तो आप साइड में ना, बढ़िया सा एक चौड़ा सा सुंदर सा डायग्राम बना बेटा। एक पात्र ले ले ऐसे और उसको पानी से भर लो आप। वायु की तुलना में, वायु से कम अपवर्तनांक तो होगा ही नहीं किसी का, निर्वात का होता है, इससे कम होता ही नहीं है। ये हमने इसमें पानी भर दिया, जल भर दिया बेटा। ऊपर तो माध्यम हो गया वायु और यहां माध्यम हो गया बेटा पानी, लिक्विड वाटर। कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है,
जो किरण लंबवत आई वो तो सीधी बाहर निकल गई। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? इसीलिए अगर आप लंबवत देख रहे हो ना बेटा, लंबवत देख रहे हो तो आपको तल जहां है वहीं दिखाई देगा, अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ही दिखाई देगा, है ना। लंबवत में परावर्तन अपवर्तन नहीं होता। और जब आप एक अल्प कोण से आओगे, कोण अल्प ही है, सब ध्यान रखना। अब अपवर्तन होगा बेटा, आपतित किरण हो गई ये वाली, तो यहाँ अभिलंब हो गया, ये वाला आपतन कोण हो गया, आई से डिनोट कर दें, आई इंसिडेंट एंगल आई। प्रकाश किरण को सीधा निकलना चाहिए था, पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोण पर आई है, पानी से कहाँ गई है, वायु में। अब आपको पता है कि वायु से कम अपवर्तनांक तो होगा ही नहीं, पानी सघन है, वायु विरल है, अभिलंब से दूर हटा दो, कुछ इस तरीके से निकल गई, सीधी जाती, अभिलंब से दूर हट गई, हाँ है ना। इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे, यहां मिलती हुई प्रतीत हो प्रकाश किरण, देख ध्यान से, ये वाली गहराई तो हो गई आभासी। जो चीज वास्तव में, अब उसको नाम दे देते हैं ना, ठीक लगेगा। इसको मान लो बेटा ए, इस पॉइंट को मान लो बी, इस पॉइंट को मान लो सी, और इस पॉइंट को मान ले डी, ताकि नाम से बोल पाए। जो पॉइंट वास्तव में ए पर था, साफ नजर आ रहा है डायग्राम, देख रहे हैं? और हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। जो पॉइंट वास्तव में ए पर था वो बी पर बन गया। तो गहराई की बात करें तो ये तो है आभासी गहराई एच डैश, और वास्तव में जो गहराई है इसकी यहां से और यहां तक, ये है बेटा एच वास्तविक गहराई, ये है आभासी गहराई। तो एक तो इनमें संबंध भी निकालना है, खैर फिलहाल तो है ना। अभी तो एक बात लाइन आप लिख दो कि जब जल से भरे हुए पात्र को तिरछा देखा जाता है, तिरछा। अगर आप बिल्कुल लंबवत देख रहे होते, आपकी नेत्र यहां होता, तो आपको तल वास्तव में जहां है वहीं दिखाई देता, थोड़ा टेढ़ा नेत्र यहां होगा, ये नेत्र ध्यान रखना, इस तरीके से देखना है अपने को, है ना। जब जल से भरे हुए पात्र को तिरछा देखा जाता है तो सतह के लंबवत आपतित प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है तथा अल्प कोण पर आपतित, तिरछा देखा आपने, जब जल से भरे हुए पात्र को तिरछा देखा जाता है तो लंबवत आने वाली किरण तो सीधी निकल जाती है ना, और अल्प कोण पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हटती है। वैसे इतनी थ्योरी की जरूरत है नहीं है, खैर इसमें दूर हट गई, जिससे वस्तु उठी हुई प्रतीत होती है। आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा बेटा, एक किरण सीधी निकल गई और एक अवलंब से दूर हट गई। अब आगे तो मिलने से नहीं, पीछे बढ़ाया, वास्तव में ए पर ना दिखकर कहाँ दिखाई देगी, बी पर उठा हुआ प्रतीत होता है। आप सुनना ध्यान से, इनमें अगर हम रिलेशन की बात करें, ध्यान से देखना, दोनों त्रिभुजों में अगर हम रिलेशन की बात करें, ठीक है, अब देखना ध्यान से, इस चित्र को ध्यान से देखना।
मुझे वास्तविक गहराई आवासीय गहराई में संबंध स्थापित करना है बेटा। देखना, ये एंगल आई है ना, तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। एक बार आप ये थ्योरी लिख लें क्या, थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको संबंध लिखाता हूं अलग से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसका ना सूत्र प्रूफ करते हैं, तो थोड़ा डायग्राम साफ बनाते हैं ना। देख, ये पात्र हुआ, यहां तक मैंने पानी भर लिया इसमें। ऊपर है जल और नीचे है बेटा पानी। मान लो डैश डैश नहीं लगाया, मान लेना पानी है। यहाँ से प्रकाश किरण आई तो जो लंबवत आई वो तो सीधी निकल ही गई, ठीक है। और जो कोण पर आई उसका अपवर्तन होगा और अविलंब से दूर हट जाएगी। जो सीधी जानी चाहिए थी वो मुड़ गई, अविलंब से दूर हट के पीछे आपने बढ़ाया, यहाँ मिल रही है। जो ऑब्जेक्ट वास्तव में ए पर था वो ए पर ना दिखाई देकर बी पर दिखाई देगा। ए बी सी और डी। डायग्राम क्लियर है बेटा। अब जरा कोणों की बात करता हूँ। आपतन कोण, ये आपतित किरण है आपकी और ये आपका अविलंब है। इनके बीच जो कोण बनेगा वो है आपतन कोण आई। देखो ध्यान से, अगर इस तरह का आपको जेड नजर आ जाए बेटा, तो जितना कोण ये होता है, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो जितना कोण ये होता है उतना ही कोण तो ये होता है, एकांतर कोण कहलाते हैं ना। ध्यान से देखना, ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है और तिर्यक रेखा काट रही है, तो जितना एंगल ये था ना उतना ही एंगल ये है। इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी साहब, आई। ये कोण भी आई हो गया। कोण ध्यान से समझिए बेटा। आर कहाँ है एक्चुअल में, आर कहाँ है साहब, ये वाला एंगल है आर। अब दिमाग लगाइयो, ये वाला एंगल है तो देखो ये अविलंब है कुछ ऐसा, ये तो आपका अविलंब है और ये अपवर्तित किरण है और पीछे ये ऐसे बढ़ रही है। एक्चुअल में ये वाला कोण कितना है, आर। तो शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से ये भी कितना होगा, आर। बेटा यहाँ से और यहाँ तक पूरा आर है। और देख ये जेड दिखाऊं, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा, आर। जरा कोण को समझ जाए एक बार ध्यान से। अब वैसे लिखने पड़ेंगे मेरे को कोण, आप समझ जाएंगे ना ऐसे। दो बार देखो डायग्राम कोई, फिर कोण के रूप में लिखना पड़ेगा, खामोखा लंबा हो जाएगा। ये पात्र, यहां तक भर दिया जल, ऊपर है वायु, नीचे है जल, यहां कोई ऑब्जेक्ट है। जो किरण सीधी आई, लंबत आई, वो तो सीधी निकल गई और जो अल्प कोण पर आई वो अविलंब से दूर हट गई। इस तरीके से निकल गए मान लो, और इसको पीछे बढ़ाया तो यहाँ मिल गई। जो ऑब्जेक्ट वास्तव में ए पर था वो बी पर दिखाई देगा, सी और डी। ये वाला कोण वास्तव में आई है, तो ये वाला कोण बेटा आई है। ये वाला कोण आर है, ये पूरा कोण आर है और इसकी वजह से ये वाला कोण आर है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वायु का अपवर्तनांक आप n1 मान लीजिए और जल का अपवर्तनांक आप n2 मान लीजिए, है ना। और आप बिंदु डी पर स्नेल लगाओ, बिंदु डी पर स्नेल से लगा भैया, स्नेल लगा। स्नेल कहता है साइन आई बटे साइन आर। अब दिमाग लगाइयो, आई कोण पानी का लिया है आपने, जल का लिया है, तो अपवर्तनांक अपोजिट आएगा। मैंने आपको क्लास में सिखाया था ना, जिधर एंगल लिया है उससे अपोजिट माध्यम का अपवर्तनांक आता है। तो साइन में आपने आई लिया है तो ऊपर आएगा बेटा n1 और नीचे आ जाएगा n2।
अब मेरी बात समझ ध्यान से, सघन विरल वाले कॉन्सेप्ट से सीखना, कौन ज़्यादा है N1 या N2। देखे ध्यान से, वायु N1 है और जल कितना है N2। मेरी बात समझ, जब एक माध्यम वायु आ जाए बेटा N1 कम है N2 से, तो दिमाग लगा कि जो N2 बटा N1 है उसको आप N लिख दीजिए। N2 जल का है 1.33 और N1 वायु का है 1 का भाग दे से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो जब एक माध्यम वायु हो, सुनना बहुत ध्यान से, वायु का अपर्णांक 1 होता है इस वजह से, जब एक माध्यम क्या हो बेटा वायु हो, N2 बटे N1 को N लिख दे और N क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो जल है ना, तो जल मतलब सघन माध्यम का, वायु मतलब यहां पर विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। याद रखना भैया, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है n। तो देख सुन ध्यान से, N2 बटे N1 n है, सघन में विरल का भाग देना है। N1 वायु विरल है, जल सघन है, तो सघन में विरल का भाग देते, N2 बटे N1 को n लिखना है और n को अपन लैंग्वेज में बोलेंगे सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देख यहां से साइन I बटे साइन R को आप 1/n लिखोगे, साइन I बटे साइन R को आप 1/n लिखोगे, समीकरण नंबर 1। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब आपको साइन I और साइन R निकालने हैं। समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, I कोण है तो ACD, समकोण त्रिभुज दिख रहा है बेटा ACD में साइन I लगाना है क्या, साइन I लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का सबको पता है ना, साइन लंब बटे कर्ण होता है। कोण I है तो लंब हो जाएगा CD और कर्ण समकोण के सामने, ये समकोण बन रहा है इस त्रिभुज में ACD में, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी बेटा AD, समीकरण नंबर 2। और अभी एक समकोण त्रिभुज I की समस्या सॉल्व हो गई। R को पकड़, BCD दिख रहा होगा, देखना समकोण त्रिभुज BCD में साइन R लंब बटे कर्ण, तो कोण के सामने लंब हो जाएगा CD और समकोण तो वही है, कर्ण आ जाएगा, सॉरी सही है, बिल्कुल सही लिखा है BD, समीकरण नंबर 3। यहां तक कहानी समझ में आई ना आपको। आपने D पर स्नेल लगाया, साइन I बटे साइन R N1 बटे N2 और N1 बटे N2 को आपने कैसे 1/n लिखा, वो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। साइन I निकाल लिया, साइन R निकाल लिया और अब वैल्यू जमा दे। समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखने पर, मान रख दे बेटा। तो देख साइन I की वैल्यू है CD बटा AD, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख जाएगा साइन I। साइन R उल्टा कर दे क्या, BD अपॉन CD, CD कट जाएगा बराबर 1/n। मतलब आपने क्या प्रूफ कर दिया बेटा, BD अपॉन AD बराबर 1/n। यहां तक कहानी समझ में आई सबको बेटा। हम पढ़ रहे हैं जल से भरे हुए पात्र का तल उठा हुआ दिखाई देना, तो थ्योरी में तो मैंने आपको समझा ही दिया और कई बार डायग्राम भी बना दिया, समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश किरण लंबवत आती है तो सीधी निकल जाती है और अल्प कोण पर आती है तो बेटा जल से वायु में जाने की वजह से अवलंब से दूर हट जाती है। तो वास्तव में जो ऑब्जेक्ट ए पर रखा हुआ है वो थोड़ा उठा हुआ बी पर दिखाई देगा। क्लियर। इस चित्र में एच और एच डैश की बात कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, इसी चित्र में बात कर लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक तो आभास हो रहा है, दिखाई दे रहा है एच डैश, और यहां से लेकर यहां तक एच। वास्तविक गहराई तो एच है, आभासी गहराई एच डैश है। अब समझ ध्यान से बेटा, ये कोण वगैरह अल्प हैं। हम जो 12th में पढ़ने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी में,
स्मॉल एंगल के लिए पढ़ेंगे। अब सुन ध्यान से, ये कोण जब आई अल्प होता जाएगा, अभी देखो बनाने के लिए तो मैंने आपको काफी बड़ा एंगल बनाया है। अब अल्प होगा तो आई जब कम करते जाओगे ना बेटा, तो सुनना डी सी की ओर खिसकता जाएगा। अगर मैं ये फिलहाल तो यहाँ है, कोण अल्प करूँ तो कोण घटते 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 इधर आएगा, डी पॉइंट सी पॉइंट की ओर आ जाएगा। तो दूरी डी से नापो चाहे सी से नापो, एक ही बात रहेगी। मेरा कहने का तात्पर्य क्या हुआ बेटा, कोण अल्प है ना, तो ये जो बी डी आया है ना, बी डी कहाँ है, बी से डी नापो चाहे इसको आप बी सी लिख दो, एक ही बात है, लगभग बराबर लिखना। बी डी लगभग बराबर हो जाएगा बेटा बी सी के। आपको सर ऐसे कैसे आप कुछ भी लिख देते हो बेटा, ये कोण बहुत ज़्यादा है। अभी मैं छोटा सा कोण बनाऊंगा तो डायग्राम में कुछ समझ ही नहीं आएगा अपने को। अब मानो इस बात को कि चाहे डी से नापो चाहे सी से नापना, डिस्टेंस बराबर आएगी। तो बी डी को आपने बी सी लिखा, और क्या बी सी की वैल्यू एच डैश है, डायग्राम में देख ले, बी सी की वैल्यू एच डैश है। फिर दूसरी डिस्टेंस ए डी की बात करूं अगर मैं, ए डी वो लगभग बराबर हो जाएगा ए से डी नापो या ए से सी नापो, और ये एच के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप बी डी और ए डी इन दोनों का मान जमा सकते हो बेटा। बी डी का मान तो आएगा एच डैश बटे ए डी का मान आ जाएगा एच इज इक्वल टू 1/n। तो आप एच डैश निकाल सकते हो यहां से, एच डैश बराबर एच का ऊपर गुणा कर दो एच बटे एन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लेना। फॉर्मूला आया एच डैश बराबर एच बटे एन, हिंदी में लिख दो आप चाहो तो। एच डैश का मतलब है आभासी गहराई, आभासी गहराई ये बराबर होती है, एच का मतलब है बेटा वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। आप जानते हो बेटा, अभी एक लाइन और लिख सकते हो कि एन हमेशा एक से बड़ा होता है। मैंने आपको बताया था ना अपवर्तनांक वाले लेक्चर में, लास्ट के लेक्चर में, कि निर्वात के लिए एक होता है, वायु के लिए भी एक से थोड़ा सा बड़ा होता है। हर माध्यम के लिए एन जब एक से बड़ा आएगा, आप सोच एक से बड़ी संख्या का एच में भाग दूंगा तब एच डैश मिल रहा है। मान लो एच 10 मीटर है और एन की वैल्यू 2 है, 10/2 का मतलब कितना आएगा 5। अतः एन एक से बड़ा है, इसलिए एच डैश हमेशा कम होगा एच से। आभासी गहराई कम होगी मतलब आपको चीज उठी हुई नजर आएगी। क्लियर है? आप इसको नोट करें जल्दी से। 2 घटनाएं हो गई भाई हमारी, जल्दी से आप नोट करिए इनको।
हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, थोड़ा पानी पीने चला गया था भाई ना, आपने नोट भी कर लिया होगा इतने टाइम में ही। आगे देखिए, तो एक बात क्लियर हो गई फिर हमारी, दो घटनाएं समझ में आ गई बर्तन पर। पहला, तारे टिमटिमाते हैं, दूरी बहुत ज़्यादा है, प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है, और दोनों घटनाओं से महसूस हुआ कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं। और दूसरी है, जल से भरे हुए पात्र का तल उठा हुआ दिखाई देना। जल का ये पात्र था, तिरछा देखने पर महसूस हुआ कि ये यहाँ दिखाई ना देकर थोड़ा सा ऊपर नज़र आता है। क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। डस्टर कहाँ रख दिया? अगला फिनोमेना देखिए, समझ में आ गया ना? ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एच डैश अभी क्वेश्चन करा देंगे लास्ट में, अपॉन एच डैश इक्वल टू एच अपॉन एन, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। तीसरा फिनोमेना देखिए, लिखते जाएं आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिख लिया करो। बाकी मेन काम समझने का है, वीडियो ना भी समझ में आए, अगर कोई पॉइंट छूट जाए, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा लगे तो दोबारा चला के देख लो बेटा वहीं से, और फिर भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, तीसरी घटना की बात करते हैं ना। दो घटनाएं हो गई हैं बर्तन पर आधारित, तारों का टिमटिमाना, जल से भरे हुए पात्र का तल उठा हुआ दिखाई देना। तीसरा देखिए भाई, तीसरी घटना, तो एक थ्योरेटिकल ले लेते हैं बीच में, फिर एक न्यूमेरिकल वाली घटना ले लेंगे। जैसे तारों का टिमटिमाना एक थ्योरेटिकल था, वास्तविक गहराई आभासी गहराई एक न्यूमेरिकल हुआ। तो एक और देख लीजिए, आपने देखा होगा कि जल में आंशिक रूप से, आंशिक नहीं है मेरे लालाओ, ये आंशिक है, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल या छड़, पेंसिल कह दीजिए आप, तो पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। क्या हेडिंग है, पहले हेडिंग समझ। जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, आपने पढ़ा होगा। तारों का टिमटिमाना दूसरी घटना है, तल का उठा हुआ दिखाई देना, और उसी से कुछ रिलेट करती हुई घटना है, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। समझना ध्यान से, मतलब क्या है इस बात का बेटा। देख, ये कोई पात्र है, आपने यहां तक इसमें द्रव भर दिया, ये जल है बेटा, ठीक है, और बाहर है वायु। अब आपने एक पेंसिल, आंशिक का मध्यम मतलब होता है बेटा, ना तो पूरी वायु में होनी चाहिए, ये जो पेंसिल है पूरी वायु में होगी तब भी सीधी दिखाई देगी, और ना पूरी जल में होनी चाहिए। देखो आंशिक मैंने बनाया है, आंशिक समझ गए ना बेटा आप। कुछ हिस्सा वायु से बाहर है पेंसिल का, कुछ हिस्सा बेटा वायु से कहाँ है, बाहर, और कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। अब सुनिए टेढ़ी क्यों नजर आती है बेटा। देख, जो हिस्सा वायु में है वो तो अपनी पोजीशन पर रहेगा ही रहेगा, भाई वायु में है उसे क्या तकलीफ है। पर बेटा जो हिस्सा जल में डूबा हुआ है, ये नीचे वाला हिस्सा, और अभी आपने पिछली हेडिंग में क्या पढ़ा कि आप जब साइड से देख रहे होंगे तो ये जो जल में डूबा हुआ हिस्सा है, जिसको मैं लाइनिंग कर रहा हूं, ध्यान से देख, डिफरेंट करने के लिए मैं लाइनिंग कर रहा हूं बेटा। इसके अंदर जो हिस्सा जल में डूबा हुआ है, क्या ये अपनी वास्तविक स्थिति में नजर आएगा क्या? ना, जल में रखी हुई चीज अपनी वास्तविक पोजीशन में नजर नहीं आती है, उठी हुई नजर आती है। तो जो हिस्सा जल में रखा हुआ है ना, वो आपको कुछ यूं प्रतीत होगा, यूं उठा हुआ ऐसे। देख, अब वस्तु कैसी दिखेगी, वायु तो है ही, अब आपको ये यूं नजर आएगा,
ऐसे आया कि नहीं आया? ये लाइनिंग आपको अब नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो जल में डूबा हुआ है वो ऊपर उठ जाएगा तो टेढ़ा दिखाई देगा। ध्यान से देख, टेढ़ा है कि नहीं है? वायु वाला हिस्सा तो अपनी जगह पर है ही है, जो हिस्सा वायु में है वो तो अपनी जगह पर है ही, पर जो जल में डूबा हुआ लाइनिंग वाला हिस्सा है वास्तविक, और वो वास्तविक ना दिखाई देकर आपको उठा हुआ दिखाई देता है। समझ में आई बात? नहीं आई है ना? दोबारा देख ले एक बार, फिर इसको लिख देते हैं अपन। क्या कारण बताया बेटा मैंने? कि ये पात्र है, जिसको आपने जल से भरा हुआ है यहां तक। ये एक पेंसिल, ठीक है सर, बाहर वायु है, अंदर जल है, इसीलिए मैंने बेटा इस शब्द जोड़ा है आंशिक रूप से। ध्यान रखना, क्या ये पेंसिल जल में आंशिक रूप से डूबी हुई है? कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा अंदर है। तो बेटा जो हिस्सा जल के अंदर है ना, वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में ना आकर, ये तो इसकी वास्तविक स्थिति है, वास्तविक अवस्था है। और जो चीज जल में है वो वास्तव में ना दिखाई देकर थोड़ा उठा हुआ, देखो ये ऐसा दिखाई देगा आपको, डैश डैश प्रतीत होगा। अरे हाँ या ना? अब आपको ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा वो सुनना। अब आपको ऑब्जेक्ट देखो, वायु वाला तो सीधा दिख रहा है, ठीक है ना, और अब आपको ये नजर आएगा। बता टेढ़ा है कि नहीं है? अरे टेढ़ा है कि नहीं है? ये इसकी आभासी अवस्था है। आभासी अवस्था है, ठीक है ना? तो इसको लिख लेते हैं। चाहो तो आप मेरे साथ लिख सकते हो डायग्राम बनाकर कि जब किसी पेंसिल को, अब पेंसिल से मेरा मतलब कोई छड़ भी तो हो सकती है ना, कुछ भी, जल में आंशिक रूप से डुबाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? जब किसी पेंसिल को जल में आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो पेंसिल का जो भाग जल में डूबा हुआ है, जल में डूबा हुआ है, वह अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई ना देकर कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। समझिए आप ध्यान से बात को। जब पेंसिल को जल में आंशिक रूप से डुबोया जाता है, आंशिक जरूर लिखना भैया, डुबोया जाता है, तो जो पेंसिल का भाग जल में डूबा हुआ है वह अपनी वास्तविक स्थिति में नजर ना आकर कैसा दिखाई देगा बेटा? उठा हुआ दिखाई देता है। जबकि वायु वाला भाग यथास्थिति में दिखाई देगा, यथास्थिति में दिखाई देगा। परिणाम स्वरूप, अब आप समझो ध्यान से, दोनों सेंटेंसों को मिला बेटा। हवा वाला जो हिस्सा है, वायु वाला जो हिस्सा है, वो तो रियल जहां है वहां है, और जो डूबा हुआ है वो वहां ना होकर थोड़ा सा कहां है? ऊपर। परिणाम स्वरूप जल में आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु टेढ़ी दिखाई देती।
नोट करो जल्दी से। 3 एप्लीकेशन हो गए अपवर्तन के ना। तारों का टिमटिमाना, जल से भरे हुए पात्र का तल उठा हुआ दिखाई देना, तिरछा देखोगे तब है ना बेटा, और कोई पेंसिल, कोई छड़, कोई सीधी वस्तु आंशिक रूप से डूब रही होगी। तो हवा का हिस्सा तो हवा में रहता है, पर जो भाग जल में है वो जल में ना दिखाई देकर उठा हुआ। इस चित्र के माध्यम से आपको नजर आ रहा होगा, मैंने लिख भी दिया है कि जब पेंसिल को आप आंशिक रूप से डुबोते हो तो जो भाग जल में डूबा है वो अपनी वास्तविक अवस्था में ना दिखाई देकर कुछ उठा हुआ दिखाई देगा, और जबकि वायु वाला भाग यथा स्थिति में दिखाई देगा। परिणाम स्वरूप जल में आंशिक रूप से डूबी वस्तु अपवर्तन के कारण, एक शब्द और जोड़ दे यार, अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 एप्लीकेशन क्लियर हो गए होंगे ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, चौथा एप्लीकेशन। अब थोड़ा सा डेरिवेशन वाला एप्लीकेशन ले लेते हैं एक ना, ध्यान से समझना। क्लास आज बड़ी होने वाली है ना, और अब के बाद आपकी जो क्लासें हैं ऑनलाइन वो 1.5 घंटे की आया करेगी सारे सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब है ना। जो एप्लीकेशन नंबर 4 है बेटा, इसका इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल भी है। कांच की सिल्ली से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ड्यू टू ग्लास स्लैब। कांच की एक सिल्ली लेंगे, उससे हमें अपवर्तन करके दिखाना है। ध्यान से देख, अच्छे से समझना बेटा, समझने वाली बात है, सुन ध्यान से। कांच की सिल्ली, देख भैया, एक कांच का अपन ने आयताकार स्लैब ले लिया, ये कांच की सिल्ली है, कांच का गुटका कह दो, कांच की सिल्ली कह दो, एक ही बात है। और इसकी जो मोटाई है ये वाली हमने कुछ मान ली टी, कुछ ही मोटाई मान लेते हैं। पूरा कांच है ढंग से ना, अंदर कांच है। लिख देता हूं पेंटिंग, तो क्या करेंगे इसमें, अब सुन ध्यान से। प्रकाश किरण ऐसे आई, अब बाहर तो वायु है, यहां तो इस जगह पर वायु है, यहां कांच है, और यहां वापस से वायु है। अब अगर कांच वांच कुछ ना होता तो ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाती, क्योंकि प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करता है, तो कांच वांच ना होता तो प्रकाश किरण सीधी निकल जाती। पर क्या अब किरण सीधी निकल सकती है क्या? संभव ही नहीं है, क्योंकि इस जगह अपवर्तन होगा बेटा, अपवर्तन होगा तो आपको अविलंब चाहिए। अपवर्तन क्यों हो रहा है समझ गए ना आप। ये आपतन कोण हो गया आई कोण पर आ रही है, यहाँ पर वायु से कहाँ घुस रही है, कांच में, वायु से कांच में जा रही है, मतलब विरल से सघन में जा रही है, तो प्रकाश किरण को अविलंब की ओर मोड़ दो, और ये वाला जो कोण बनता है आर बनता है। इस जगह ध्यान से देखो, क्या प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, तो इस जगह वापस से अपवर्तन होगा, पुनः अविलंब चाहिए। तो अब की बार प्रकाश किरण कांच से वायु में, सघन से विरल में जा रही है, अविलंब से दूर हटा दो, कुछ इस तरह निकलेगी। देख बेटा, ये वाली जो किरण है, ये वाली जो किरण है, इसका नाम है आपतित किरण, आपतित किरण, और इसका नाम है निर्गत किरण। क्या नाम है? निर्गत किरण। ये जो कोण है देखो, इसको R1 मान लो, अरे R ही मान ले यार, और अगर ये R है तो बेटा ये भी R है। देख ध्यान से, Z बन गया, Z बन गया, Z, और इस कोण को बोलते हैं निर्गत कोण E। क्या बोलते हैं? निर्गत कोण E। तो प्रैक्टिकल में ये देखा गया, प्रैक्टिकल में ये देखा गया
कि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होती हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है ना। तो आपतित किरण और निर्गत किरण कैसे हैं? समांतर। आपतन कोण और निर्गत कोण भी बराबर होते हैं, ये अपन देख लेंगे। तो इसमें एक नाम आता है पार्श्विक विस्थापन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी बेटा। पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ना आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में, यही तो मिनिमम डिस्टेंस है। इसी को नाम दिया गया है पार्श्विक विस्थापन। क्या नाम दिया बेटा? पार्श्विक विस्थापन, है ना। तो एक बार पहले डायग्राम बनाएंगे ढंग से, उसके बाद इसमें कुछ लिखेंगे। तो आप मेरे साथ साथ अब एक डायग्राम बना लीजिए पहले इसको, है ना, फिर लिखते हैं। डायग्राम बनाओ जल्दी से। ये है कांच की सिल्ली। उधर जगह है क्या? दिख जाएगा क्या उस साइड में? हाँ बिल्कुल। तो इन नामों को उधर लिखते हैं ताकि इधर कुछ लिख पाएंगे। देख, ये है बेटा कांच की सिल्ली। इसकी मोटाई मैंने मान ली स्मॉल टी, मोटाई मान लेते हैं स्मॉल टी मोटाई की कांच की सिल्ली है, ठीक है। बाहर ऊपर माध्यम वायु है, यहाँ माध्यम कांच है और यहाँ वापस से माध्यम वायु है। आप सुन ध्यान से, कोई प्रकाश किरण आई इस तरीके से, आपतित किरण नाम दिया। क्या नाम दिया? आपतित किरण। कांच की सिल्ली ना होती तो किरण इस तरह से निकलती, आपतित किरण नाम दिया है। पर बेटा अब इस जगह अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा तो आपको अभिलंब चाहिए। एक बड़ा सा अभिलंब बना दिया मैंने, ये लो अभिलंब। अब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इस बिंदु पर वापस से अपवर्तन होगा, तो पुनः आपको एक अभिलंब चाहिए। ये अभिलंब बना दिया दूसरा, और अब की बार प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रयास करना है इनको समांतर बनाने का। इसका नाम दिया गया निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। ये वाला जो एंगल है आई से डिनोट किया गया, ये वाला एंगल स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया गया। ये वाला एंगल अगर आप आर मान लेते हो तो बेटा जेड नजर आया होगा। ये भाई साहब भी कितना होगा? आर। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है लंबवत है, याद रखिएगा, स्मॉल डी। इसको बोलते हैं बेटा पार्श्विक विस्थापन, और यही अब मुझे कैलकुलेट करना है। क्लियर है? इसको कोई नाम दे दो। लंब मान लो आप, देखो इस बिंदु को मान लो आप P, इसे मान लो Q, इसे मान लो RS। प्रकाश किरण तो हो गई PQRS, ठीक है ना। इस बिंदु को आप M मान लो, इसको आप कुछ भी नाम दे दो बेटा, A नाम दे दो, और इसको आप कोई भी B नाम दे दो। नाम तो हमारी हिसाब से हम दे सकते हैं ना। तो पहले आप ये डायग्राम बनाइए सबसे पहले। तो डायग्राम बनाओ जल्दी से, सुंदर सा। डायग्राम में बहुत कुछ बातें छुपी हुई हैं।
ठीक है भाई। तो कांच की सिल्ली से अपवर्तन पढ़ रहे हैं अपन, है ना। और अपवर्तन में दो बातें अपने को बतानी है। पहली बात तो ये बतानी है बेटा कि आपतित किरण निर्गत किरण के कैसी है समानता, और फिर बात करेंगे पार्श्विक विस्थापन की, ठीक है ना। तो सुनना आप ध्यान से, चित्र आपको समझ में आ ही गया। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, देखो आपतित और निर्गत किरण कब समांतर होंगी बेटा, जब ये आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर रहेगा। इसका अपवर्तनांक आप n1 मान लें, इसका अपवर्तनांक आप n2 मान लें, और वायु का वापस से n1 मानना पड़ेगा ना। ऐसा करो, आप बिंदु Q पर स्नेल लगाइए, स्नेल लगाइए। तो Q पर जब आप स्नेल लगाओगे तो साइन I बटे साइन R, आपतन कोण ये वाला लिया है, अपवर्तनांक ये वाला आएगा बेटा n2 बटा n1, समीकरण नंबर 1। भाई दो जगह अपवर्तन हो रहा है ना, Q पर और R पर। एक बार तो आपने Q पर स्नेल लगा दिया, फिर आप R पर स्नेल लगाइए, R पर स्नेल लगा बेटा। तो R पर स्नेल ऊपर से लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चाहो आप नीचे से लगा दो, यहां से लगा, चल नीचे से। साइन E, साइन ऊपर से लगा, ठीक रहेगा यार। आपतन कोण R को मान ले और अपवर्तन कोण E मान ले, तो साइन R। अब आप सोच रहे होंगे सर R परावर्तन कोण है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। और नीचे एंगल कौन सा है, साइन E बराबर, पहले कोण ये लिया तो अपवर्तनांक ये आएगा, मतलब n1 आएगा बेटा, n1 बटा n2। ये दो समीकरण समझ में आए कि नहीं आए, ध्यान से देख। आपको दो बिंदु दिए गए हैं, एक तो Q और एक R। एक तो आपने Q पर स्नेल लगा दिया और एक आपने R पर स्नेल लगा दिया। Q पर लगाया तो साइन I बटे साइन R बराबर n2 बटे n1, और R पर लगाया साइन R बटे साइन E बराबर n1 बटे n2। आप समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दीजिए। LHS में LHS और RHS में RHS। तो साइन I बटे साइन R का गुणा करना है आपको बेटा साइन R बटा साइन E से, और RHS का RHS में n2 बटे n1 का गुणा करना है n1 बटे n2 से। n2 से n2, n1 से n1, साइन R से साइन R। क्या बच गया बेटा, साइन I बटे साइन E बराबर 1 बटा 1 है। तो यहाँ से स्पष्ट है कोण I बराबर कोण E। वज गुना करके चेक कर लो, चाहे नॉर्मल तरीके से प्रूफ कर दो। तो आपने सिद्ध कर दिया बेटा, I का मतलब है आपतन कोण और E का मतलब है निर्गत कोण, कि आपतन कोण निर्गत कोण बराबर है। इसका मतलब क्लियर है कि आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर है। इतना लिख लो पहले, उसके बाद लिखना अतः स्पष्ट है कि कांच की सिल्ली पर आपतित व निर्गत किरण परस्पर समांतर होंगी। नोट करो भाई आप यहां तक। कांच की सिल्ली से अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तो पहले तो मैंने आपको यह प्रूफ करके दिखाया है कि जो आपतित किरण है PQ और निर्गत किरण है RS, दोनों ही आपस में कैसी होती हैं बेटा, समांतर। और प्रूफ करने का तरीका बड़ा आसान है। आपको डायग्राम तो समझ में आ ही गया ना। तो डायग्राम के बाद आपने Q पर स्नेल लगा दिया और R पर स्नेल लगा दिया। तो साइन I बटे साइन R बराबर n2 बटा n1 तो Q पर हो गया, और साइन R बटे साइन E बराबर n1 बटे n2 R पर हो गया। दो इक्वेशन आ गई, दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, कट पिट गए, और एंगल I की वैल्यू आ गई एंगल R के बराबर, जिससे स्पष्ट हुआ कि आपतित और निर्गत
दोनों किरणें परस्पर आपस में समांतर हैं। क्लियर है भाई, ये ना। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ तक नोट कर लो। आप हेडिंग डालें अब इसी के अंदर ही। ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग आप, पार्श्विक विस्थापन डाल दो। अनुप्रयोग तो यही चल रहा है, कांच की सिल्ली से अपवर्तन अपने को समझ में आ गया। अब आप इसमें एक हेडिंग डाल दीजिए बेटा, पार्श्विक विस्थापन। सुनना ये क्या होता है। क्लास पढ़ने में बेटा मजा आ रहा है ना सबको। अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा भाई। हेडिंग पढ़नी है बेटा, पार्श्विक विस्थापन, और इसका जो सिंबल रहेगा स्मॉल डी रहेगा। पार्श्विक विस्थापन का जो सिंबल रहेगा स्मॉल डी। सुनो ध्यान से, वापस से वही चित्र बना रहा हूं। ये कांच की सिल्ली, कांच की सिल्ली कह दो या कांच का गुटका कह दो, ठीक है ना। इसकी जो मोटाई है हमने स्मॉल टी मान ली साहब। ये प्रकाश किरण आपतित है, आपतित किरण नाम देंगे इसको। इस बिंदु पर अपवर्तन हो जाएगा। पता है बाहर का माध्यम वायु है, अंदर का माध्यम कांच है, और यहाँ बाहर वापस से वायु है। प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी। वायु विरल है, कांच सघन है, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए भाई। इसका नाम मैंने P दिया, इसका नाम मैंने Q माना, इसको बेटा मैं R बोल रहा हूँ, R। तो यहाँ वापस से आपको एक अवलंब चाहिए, और किरण अवलंब से दूर हट जाएगी, इस तरीके से निकलेगी। निर्गत किरण नाम दिया जाएगा। ये आपतित है, ये निर्गत है। यहाँ जो कोण बना था वो I था, ये वाला कोण R है, तो ये वाला कोण भी R है, एकांतर कोण हो गए। और ये वाला कोण है बेटा E। तो थोड़ी देर पहले आपने प्रूफ किया है आपतन कोण निर्गत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब आपतित किरण जो डॉटेड लाइन से दिखाई गई है और निर्गत किरण समांतर होंगी। अब इन समांतर किरणों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है ना, ये वाली डिस्टेंस, इसको नाम दिया है पार्श्विक विस्थापन, स्मॉल डी। ये लंबवत है। PQRS तो नाम आपने दे ही दिया। इसको आप M कह दो और इसको आप N कह दो, बस अब काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या बन जाएगी बेटा, कि कांच की सिल्ली या कांच के गुटके, जो भी आप कहना चाहो, पर आपतित किरण मतलब प्रकाश किरण तथा निर्गत किरण के मध्य की न्यूनतम, या आप इसको लंबवत भी कह सकते हो, कांच की सिल्ली पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य की न्यूनतम दूरी,
कॉमा लगाकर पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। डेफिनेशन आपको समझ में आई क्या कि बेटा कांच की सिल्ली पर एक तो आपतित किरण है चित्र में जिसे मैंने PQ से रिप्रेजेंट किया है, और एक निर्गत किरण है चित्र में जिसको मैंने RS, इसको S बोलते हैं। तो आपतित निर्गत किरण के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है ये पार्श्विक विस्थापन D है। अब बेटा आप दिमाग लगाना स्टार्ट करना, ध्यान से देखना। D की वैल्यू कैसे निकालता हूँ? ये वाला फॉर्मूला I, ये वाला एंगल I है तो ये पूरा एंगल I होगा। देखो ये एंगल I है तो शीर्ष अभिमुख कोण होने की वजह से ये वाला I होगा। नीचे वाला R है, पूरा I था, नीचे वाला R हो गया। तो बेटा ये जो बचा हुआ एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ लिख रहा हूँ, ये है I-R। ध्यान से सुनना अच्छे से, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। पूरा एंगल I था, ये पूरा एंगल I होगा, शीर्षाभिमुख कोण पूरा I है, ये R है, तो बचा कुचा बेटा I-R होगा। अच्छा, आपको D कैलकुलेट करना है। ध्यान से देख बेटा, पहले सुन ले रफली फिर नोट करेंगे। एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, और समकोण त्रिभुज का नाम है बेटा QMR। QMR नजर आया क्या? QMR में क्या लगाएं सर? ध्यान से देख बेटा, ये समकोण है, इसके सामने कर्ण हो जाएगा QR, और ये कोण है लंब हो जाएगा MR, और ये वाला बचा कुचा आपका आधार हो जाएगा। तो देख, एक तो मुझे कोण के सामने लंब काम में लेना है, क्योंकि कैलकुलेट ही तो D करना है। लंब काम में लेना है तो फिर कॉस तो लग नहीं सकता। दो ऑप्शन है, साइन और टेन। साइन या टेन? साइन कहता है लंब बटे कर्ण, कोण कहता है लंब बटे आधार। तुझे ना कर्ण से फायदा है, क्योंकि कर्ण वापस से एक समकोण त्रिभुज और नजर आ रहा है QNR, दोनों में एक ही कर्ण है। ध्यान से देख, दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं, QMR, इसका भी कर्ण QR है समकोण के सामने, और QNR इसका भी कर्ण कॉमन है, तो इससे काम चल जाएगा। बेटा आप इसमें साइन लगाना, चलो लिख ही देते हैं सीधा। हमने समकोण त्रिभुज, उधर वाला दिख रहा है क्या Q, चित्र में ध्यान से देखना, MR दिख गया क्या QMR, और QMR में लगाया बेटा साइन। क्या लगाया? साइन। कोण कितना है बेटा? जो है सर वही तो लगाएंगे, I-R है, ये वाला एंगल समझ में आ गया होगा, I-R। साइन लगाना है लंब बटे कर्ण, कोण के सामने लंब, तो लंब तो हो गया बेटा स्मॉल d, हाँ या ना, और कर्ण समकोण के सामने कर्ण हो गया QR, कर्ण हो गया बेटा QR, बटे में एक मान लें। यहां से जब हमने वज्र गुना करके देखा तो D की वैल्यू आ गई QR साइन I-R। समीकरण नंबर 1 समझ में आया क्या? ढंग से देख ले एक बार, डायग्राम तो तुझे क्लियर है ही, क्लियर है ना? ये I-R एंगल समझ में आ गया ना, टोटल एंगल I था, ये R बन गया, तो बचा कुचा I-R। साइन लगाया क्योंकि लंब और कर्ण, लंब तो मुझे ज्ञात करना है, कर्ण अगले त्रिभुज में भी कॉमन है, कुछ निकल जाएगी वैल्यू। साइन लगाया, साइन I-R, लंब बटे कर्ण, लंब D और कर्ण QR, और वज्र गुना किया तो D की वैल्यू आ गई QR साइन I-R। अब D की वैल्यू तो आ गई, पर प्रॉब्लम दे रहा है ये कर्ण QR, और कर्ण का मान आपको दूसरा समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या? दूसरा समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या? कौन सा बेटा? QNR, समकोण त्रिभुज QNR में दिख गया कि समकोण त्रिभुज आपको बेटा? क्या क्या नजर आया? देखना ध्यान से। एक तो आपको ये पता है T, मतलब ये पता है आपको कोण के सामने लंब है, काम का नहीं है, समकोण सामने कर्ण काम का है, बचा हुआ आधार काम का है। आप इसमें कॉस पर विचार करें, आधार काम का है इसलिए कॉस, और एंगल इस त्रिभुज में बन रहा है यहाँ R, कॉस R, और लाल बटे का से कॉस होता है बेटा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना आ जाएगा? QN, जो कि इसकी मोटाई T के बराबर है।
और कर्ण समकोण के सामने क्यू आर आ जाएगा। तो यहां से क्यू आर का जब मान निकाला आपने, कॉस नीचे आएगा तो टी अपॉन कॉस आर। मेरी बात दोबारा समझ, इस त्रिभुज में साइन आई माइनस आर लगाना है, इसमें कॉस आर लगाना है। आप समझ जाना है। इतने में वैल्यू पुट कर दे 2 से 1 में, 2 से 1 में मान रखने पर तो स्मॉल डी क्या आएगा बेटा, क्यू आर की वैल्यू टी अपॉन कॉस आर और साइन आई माइनस आर। जो पार्श्विक विस्थापन आपको समझ में आया क्या? कांच की सिल्ली पर एक आपतित किरण थी, एक निर्गत किरण थी। आपतित और निर्गत किरण के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है, जो लंबवत दूरी है, उसे कहा गया है पार्श्विक विस्थापन। और पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला आया टी अपॉन कॉस आर ब्रैकेट में साइन आई माइनस आर। वैसे फॉर्मूला तो यही है, पर एक कंडीशन और लगा सकते हो बेटा, यदि कोण अल्प हो। सुनिएगा ध्यान से, यदि कोण अल्प हो और अगर एंगल स्मॉल हुए तो सुन ध्यान से, डी तो डी है ही है, टी कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी और साइन थीटा थीटा होता है तो ये आता है टी आई माइनस आर। जब एंगल बेटा अल्प होते हैं ना तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है और साइन थीटा की थीटा, तो कॉस तो 1 का भाग देने से फर्क पड़ेगा नहीं और साइन आई माइनस आर केवल आई माइनस आर बचेगा। ये बेटा आपका हुआ पार्श्विक विस्थापन। चौथा एप्लीकेशन पूरा हुआ। पहला तारों का टिमटिमाना था, दूसरा जल से भरे हुए पात्र का तल ऊपर उठाओ दिखाई देना था। उसमें मैंने वास्तु गहराई आवास गहराई में संबंध निकाल लिया, एच डैश बराबर एच बटे एन। तीसरा आंशिक डूबी हुई वस्तु का टेढ़ा दिखाई देना और चौथा था कांच की सिल्ली से अपवर्तन। जल्दी नोट करिए, एक एप्लीकेशन और पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, दोनों ही सूत्र याद कर लेना। ये बहुत ज्यादा एक लास्ट और देख लो, अपवर्तन की आधार घटना आपने सुना भी होगा, ये तो खूब। सूर्य का सूर्योदय से पूर्व, मतलब सूर्य जो होता है वो सूर्य उदय से पहले ही दिख जाता है। सूर्य का सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद सब दिखाई देता है। बाद तक दिखाई, सूर्योदय से पहले 2 मिनट पूर्व दिख जाता है पूर्व, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये घटना भी बेटा प्रकाश को और नजर आता है। कैसे? अब वो अपन समझते हैं कि सूर्योदय से पूर्व कैसे नजर आता है और सूर्यास्त के बाद तक नजर कैसे आता है। देखा ध्यान से, एक बार समझिए फिर आप लोग कर लेना लास्ट में, फिर अपन क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है? तो बेटा सूर्योदय और सूर्यास्त का मतलब क्या है, आप समझना कि ये हमारी अर्थ है। अब ऐसा माना गया है कि आकाशगंगा में है, सूर्य स्थिर है, अर्थ चारों ओर चक्कर लगा रही है। मान लीजिए कि आप इस जगह पर आप खड़े हो गए, तो ये है आपका क्षैतिज, ये है बेटा आपका क्षैतिज। अभी सूर्य क्षैतिज से नीचे है। देखो साइंस की भाषा में सूर्योदय का मतलब क्या है? अगर सूर्य, देखो यहाँ जो व्यक्ति है उसके लिए सूर्योदय है, यहाँ जो व्यक्ति है क्षैतिज से नीचे है ना सूर्य, इसका मतलब सूर्य उदय नहीं हुआ है। और आप देखोगे कि आपको सूर्य क्षैतिज से कहां दिखाई देगा? ऊपर। सूर्योदय का मतलब है सूर्य का क्षैतिज से ऊपर आना, और सूर्यास्त का मतलब है सूर्य इस तरीके से आकर के और क्षैतिज से नीचे चला गया। पर बेटा आपको ऊपर ही दिखाई देगा। कैसे? ध्यान से देखना, एक डायग्राम के थ्रू मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। ये मान लीजिए कि आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, और इस जगह पर प्रेक्षक खड़ा हुआ है।
और ये लाइन हो गई क्षैतिज। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी वास्तव में सूर्योदय नहीं हुआ है, यानी कि सूर्य की स्थिति कुछ यहां है। सन, सूर्य, ये इसकी वास्तविक स्थिति है बेटा, वास्तविक स्थिति, रियल पोजीशन। आपको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर तो गैसों का आवरण है, जिसे आप वायुमंडल नाम से जानते हो। ये देखो, अब होता क्या है कि सूर्योदय के समय पृथ्वी के जो निकट की वायु है, ठंडी होने की वजह से सघन का काम करती है, सघन माध्यम की घनत्व ज्यादा होता है, और ऊपर की वायु काम करती है विरल माध्यम की तरह। तो देखो एक्चुअल में तो किरण ऐसे जा रही थी, ये किरण ऐसे जा रही थी, ऐसे निकल जाती, पर अब इसका अपवर्तन होगा, अवलंब की, देखो इसका अवलंब चेंज और मुड़ेगी, परावर्तन होगा, फिर और मुड़ेगी, परावर्तन होगा, फिर प्रेक्षक तक। जो सूर्य से आने वाली किरण है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मुड़ता, थोड़ा ढंग से बनाना अच्छा साइन एक साथ। वास्तव में सूर्योदय हुआ है क्या? सूर्य क्षैतिज से नीचे है, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मुड़कर प्रेक्षक तक पहुंचती है। इस तरीके से अपवर्तन की वजह से मुड़ी, इसको ऐसा लगेगा कि सूर्य कुछ यहां है, आभासी स्थिति, आभासी स्थिति। मेरी बात समझ, क्या वास्तव में सूर्य हुआ क्या? क्योंकि वास्तव में जो सूर्य क्षैतिज से नीचे है, पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश किरण मुड़ के पहुंची ना, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे सूर्योदय हो गया है। तो कुल मिलाकर अपवर्तन की वजह से तो हुआ। इसमें दो दिन आए, सूर्योदय व सूर्यास्त का तात्पर्य है कि सूर्य का क्षैतिज से ऊपर आना तथा नीचे जाना। मेरी बात समझ ध्यान से, दोनों से आगे। सूर्योदय का मतलब हो गया क्षैतिज का सूर्य का क्षैतिज से ऊपर आना, और सूर्यास्त का मतलब हो गया सूर्य का क्षैतिज से नीचे चले जाना। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों के लिए, प्रकाश किरणों के लिए पृथ्वी के निकट की वायु सघन माध्यम की तरह तथा ऊपर की वायु विरल माध्यम की तरह व्यवहार करती है। ये लाइन समझ आई कि नहीं? सूर्योदय सूर्यास्त का तात्पर्य है सूर्य का क्षैतिज से ऊपर आना और सूर्य का क्षैतिज से नीचे जाना। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों के लिए निकट की वायु काम करती है सघन माध्यम का, और ऊपर की वायु काम करती है। जब सूर्य वास्तव में क्षैतिज से नीचे होता है, देखिए बात कर रहा हूं, क्षैतिज से नीचे होता है तो
प्रकाश किरण अपवर्तन के कारण मुड़कर प्रेक्षक तक पहुंचती है, मुड़कर प्रेक्षक तक पहुंचती है, जिससे प्रेक्षक को ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं हो रहा है, अभी मरीज को पढ़ाऊंगा उसमें भी आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश किरण क्षैतिज, या ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य क्षैतिज से ऊपर, सूर्य क्षैतिज से ऊपर। क्या वास्तव में सूर्य क्षैतिज से ऊपर है क्या? पर किरण मुड़कर आई तो प्रेक्षक को ऐसा लगा कि सूर्य कहाँ है? क्षैतिज से ऊपर। इसलिए आप सूर्य उदय होने से पहले नजर आता है। सेम कारण, सेम रीजन सूर्यास्त का है भाई, ध्यान रखना है ना। अतः क्षैतिज से ऊपर आता है, अतः सूर्योदय से पूर्व सूर्य का एहसास होता है। और सेम कारण आप सूर्यास्त में भी दे सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास को अपन यहीं रोकेंगे ना। आज की क्लास में आपने अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं को देखा। लगातार अपने स्टडी को क्रम से बनाए रखें, इसलिए आपकी क्लासें अब थोड़ा ज़्यादा आया करेगी ना, 1.5 2 घंटे क्लासें आ जाया करेंगी। कल अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर चर्चा करेंगे, फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर की बात करेंगे। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। बाकी बेटा कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।